नमस्ते दोस्तों, स्टडी माइंड्स में आपका स्वागत है। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स, जो अप्रैल 2022 से लेकर 20 सितंबर 2022 तक का होगा। और इस करंट अफेयर्स को हम घटनासार की अर्धवार्षिकी जो आती है, 6 महीने का करंट अफेयर्स जो आता है, उस किताब से कवर करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय घटनाओं की जो अर्धवार्षिकी है उसकी। तो इस क्रम में पहला टॉपिक जो हमारा है वो है मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को छोड़ा गया है। आपसे प्रश्न कैसे बन सकता है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। यह चीते कहाँ से लाए गए हैं? नामीबिया से लाए गए हैं। और कितने चीते लाए गए हैं? 8 चीते लाए गए हैं। तो चलिए और कुछ बातें हैं जो देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 17 सितंबर 2022 को इन चीतों को छोड़ा गया है। और इन चीतों को बोइंग 747 जो विमान है उसकी मदद से उससे इन्हें ग्वालियर तक लाया गया। और ग्वालियर से इन्हें चिनूक हेलीकॉप्टर से जो हेलीपैड है वहाँ तक लाया गया। फिर पुनः इन्हें जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर छोड़ा गया है। अब कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश के श्योरपुर में स्थित है कूनो राष्ट्रीय पार्क। और इसके बारे में एक खास बात और है, इन्हें 1 महीने के लिए क्वारंटाइन किया गया है ताकि कोई संक्रमण न हो। संक्रमण हो तो समाप्त हो जाए, जिससे इन्हें कोई समस्या न हो। और जो 8 चीते हैं, इन 8 चीतों में से 3 नर हैं और 5 मादा चीते हैं। और एक खास इम्पोर्टेंट तथ्य है, अपने देश में 1952 से चीते विलुप्त घोषित किए जा चुके हैं। यह प्रश्न पूछ सकता है कि चीते कब से विलुप्त घोषित किए जा चुके हैं? 1952 से। चलिए अब हम बात करेंगे वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में किया जाएगा। इसमें आपके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चलिए कुछ बातें देख लेते हैं। इससे पूर्व ऐसी सूचनाएं आ रही थी कि यह जो G20 है इसका आयोजन किया जाएगा कश्मीर में, लेकिन विदेश मंत्रालय ने कंफर्म कर दिया है कि इसका आयोजन दिल्ली में ही किया जाएगा। बाकी ये सब चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जो नीचे लिखी हुई हैं। चलिए अब हम बात करेंगे G20 क्या है, जिसका सम्मेलन होने वाला है वो है क्या। तो G20 क्या है? तो G20 हम आसान भाषा में समझें तो यह देशों का समूह है, एक देशों का ग्रुप है। जैसे आम लोगों का ग्रुप होता है, इंसानों का ग्रुप होता है, वैसे ही देशों का ग्रुप है। जो 20 देश हैं, इसमें 20 सदस्य देश हैं, उनका ग्रुप है, उसे हम G20 के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? G20 दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर सरकारी समूह है। इसमें कौन कौन से सदस्य हैं? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ इसमें शामिल है। अब जब इसका अध्यक्ष भारत में इसका आयोजन किया जाएगा तो भारत इसका अध्यक्ष होगा। तो अब बात देखते हैं कि इसमें भारत कुछ अतिथियों को आमंत्रित करेगा। वो देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE हैं। इसमें कुल 9 देश हैं जिन्हें भारत अतिथियों के रूप में आमंत्रित करेगा। ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है। चलिए अब हम बात करेंगे केंद्र सरकार, असम सरकार और पूर्वोत्तर के 8 विद्रोही गुटों के बीच समझौता किया गया है। और यह त्रिपक्षीय शांति समझौता है। त्रिपक्षीय मतलब कौन कौन से? इसमें 3 पक्ष हैं, एक केंद्र सरकार है, दूसरा असम सरकार है और तीसरा जो विद्रोही गुट है उनका यह समझौता है, इसलिए त्रिपक्षीय शांति समझौता हुआ। और इससे जो वहाँ के आदिवासी हैं उनको और जो चाय बागान श्रमिक है उनको काफ़ी जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाएगा, वो समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो चलिए अभी बात करेंगे कौन सी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि जो केंद्र सरकार है 2024 से पहले जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनके बीच सीमा विवाद और जो सशस्त्र गुट है, जो विद्रोही गुट है, उनके बीच शांति समझौता करना, जो सभी विवाद हैं उनको सॉल्व करना, यही इसका लक्ष्य है। 2024 तक इसको समाप्त कर देना है। अब आपसे यह न्यूज़ में रहा है तो पूछ सकता है कि असम के मुख्यमंत्री कौन है? असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा शर्मा है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ पर एक आदिवासी कल्याण और विकास परिषद की स्थापना किया जाएगा, जो चाय बागान श्रमिक हैं उनके कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए, और साथ ही साथ जो यह विद्रोही गुट हैं इन्होंने आत्मसमर्पण किया है, समझौते किए हैं, इनके पुनर्वास और पुनर्स्थापना के लिए कार्य करेगा। लेकिन यहाँ पे एक ग्रुप है, विद्रोही गुट है जिसका नाम है उल्फा। उल्फा ने इसमें समझौता नहीं किया है, बाकी सभी जो विद्रोही गुट हैं उन्होंने समझौता कर लिया है। चलिए अब हम बात करेंगे सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन किया गया है। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू जानते हैं कि सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन किया गया है।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया गेट के सामने 8 सितंबर 2022 को इसे राजपथ की जगह कर्तव्य पथ के रूप में जाना जाएगा, ऐसा इन्होंने कहा है। अब मोदी जी ने यहाँ पर इंडिया गेट के सामने ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा का भी अनावरण किया है। अब पूछ सकता है आपसे प्रश्न में कि किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और यह जो है जो इसका उद्घाटन किया गया है, यह सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का ही एक हिस्सा है। अब यहाँ पर मोदी जी ने एक और उद्घाटन किया था, अशोक स्तंभ का उद्घाटन किया था, जो नया संसद भवन बन रहा है उसकी छत पर। और यह जो अशोक स्तंभ है कांसे से निर्मित है, कांसे से इसका निर्माण किया गया है, यह प्रश्न आपसे पूछ सकता है, जो काफ़ी विवादित भी रहा है, काफ़ी इसमें ट्रोलिंग हुई है, काफ़ी न्यूज़ में भी रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं सेंट्रल विस्टा है क्या। सेंट्रल विस्टा की बात करें हम तो जो राष्ट्रपति भवन है, मान लीजिए कि यहाँ पे यह राष्ट्रपति भवन है और यहाँ पे है यह इंडिया गेट, इसके बीच की जो यह पूरा का पूरा एरिया है, यह पूरा का पूरा एरिया है, इसको हम ये पूरा पूरा एरिया है, इस 3.2 किलोमीटर के एरिया को हम सेंट्रल विस्टा के नाम से जानते हैं। सेंट्रल विस्टा के नाम से इसको जाना जाता है। और इसकी स्थापना कब और कैसे होती है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। जब 1911 में बंगाल से भारत की राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया जा रहा था, जॉर्ज पंचम ने इसकी घोषणा की कि अब से राजधानी दिल्ली होगी, इसको दिल्ली स्थानांतरित किया जाएगा। तो जो प्रशासनिक कार्य हैं, जो भी अधिकारियों के रहने के आवास हैं, जैसे गवर्नर जनरल वायसराय, गवर्नर्स हैं, जो भी उनके रहने के जो आवास हैं या जो बैठक होगी, जो मीटिंग होगी, कहाँ पर होंगे, इनके लिए बिल्डिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी, भवन निर्माण की ज़रूरत पड़ेगी। तो भवन निर्माण के लिए जो 2 इंजीनियर्स हैं, जो यहाँ पे एडविन लुटियंस हैं और हर्बर्ट बेकर हैं, इनको यह जिम्मेदारी सौंपी गई और उन्होंने इन इमारतों के ग्रुप को डिज़ाइन किया एक ही जगह के आसपास, जिनको हम सेंट्रल विस्टा के नाम से जानते हैं। चलिए अब जो राष्ट्रपति भवन, मान लीजिए कि यहाँ पे राष्ट्रपति भवन है और यहाँ पे इंडिया गेट है, तो इनके बीच अगर आप आए होंगे देखेंगे, इनके बीच ये जो सड़क है, इस सड़क को जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाती है, इस सड़क का नाम है किंग्सवे के नाम से इसको बनाया गया था। वर्तमान में इसका नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है, इसका नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया है। चलिए अब हम बात करते हैं, अगला टॉपिक क्या है। हरिद्वार आकांक्षी जिला कार्यक्रम में के तहत भारत का सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया है। और यह जो रैंकिंग की गई है, नीति आयोग के द्वारा यह रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें 112 जिले में है। सबसे टॉप जो लेवल का सबसे टॉप स्थान, पहला स्थान मिला है, इसमें हरिद्वार को दिया गया है। और हरिद्वार जिला है, इसके विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई थी केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अब हम जानते हैं आकांक्षी जिला कार्यक्रम है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा जानें। इसको 2018 में शुरू किया गया था, इस कार्यक्रम को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का, और इसका उद्देश्य है जो भी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए ज़िले हैं उनका विकास करना, उनका उत्थान करना है। और इसके लिए पूरे देश में 112 ज़िले चिन्हित किए गए थे। इसके लिए पूरे देश में 112 ज़िले चिन्हित किए गए थे, जिसे हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे, अगला टॉपिक जो है अगला टॉपिक है 2013-14 के मुकाबले भारत सरकार द्वारा प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य व्यय 74% बढ़ा दिया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुमान रिपोर्ट जो पेश किया गया 2018-19 का, उसमें यह बताया गया है कि कुल स्वास्थ्य व्यय जो होता है, इसमें 2013-14 में 28.6 रुपया केंद्र सरकार स्वास्थ्य पर सरकार करती थी, जो बढ़कर 18-19 में 40.6 रुपया हो गया है। अर्थात हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, परसेंटेज में दिया हुआ है 100 रुपया खर्च होता था पहले, तो पहले 2013-14 में उसमें से जो सरकार खर्च करती थी 28.6 रुपया खर्च करती थी। और प्रेजेंट टाइम में सरकार 18-19 की बात करें हम, तो इसमें सरकार खर्च करती है 40.6 रुपया। लेकिन अगर वहीं बात करें तो इस स्वास्थ्य पर जो खर्चा प्रति व्यक्ति के हिसाब से देखें तो प्रति व्यक्ति के हिसाब से 74% बढ़ा है। अर्थात 13-14 में जो एक व्यक्ति पे खर्च होता था, 13-14 में 1042 रुपया, वहीं 18-19 में खर्च होता है 1815 रुपया खर्च होता है। इसमें बस इतना ही है, बाकी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम बात करेंगे अगला टॉपिक जो हमारा है उस टॉपिक के बारे में। भारत के 3 शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया गया है इनको।
3 शहर कौन कौन से हैं? इसमें से 2 शहर केरल के हैं, त्रिशूर और नीलाम्बूर 2 केरल के शहर हैं, और एक शहर है तेलंगाना का वारंगल। अब चलिए इससे देखते हैं लाभ क्या क्या होगा। और इससे और जो यह यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल होने से ये जो तीनों शहर हैं भारत के, ये भारत के विकसित शहरों की सूची में शामिल हो जाएंगे, जैसे ब्रिस्टल, डबलिन, बीजिंग, शंघाई, हैम्बर्ग, ऐसे जितने भी विकसित शहर हैं उनकी सूची में ये जो 3 शहर हैं शामिल हो जाएंगे। और भारत की तरफ से यह पहले 3 शहर हैं जिनको इन सूची में शामिल किया गया है। इससे पहले किसी भी शहर को शामिल नहीं किया गया था। अब देखते हैं इससे क्या क्या लाभ होगा। तो जो यह नेटवर्क है, इस नेटवर्क में शामिल होने से तो जो भी विकास या सीखने की बातें हैं, वे सभी बातें जो विकसित शहर हैं उनसे हम साझा कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, इसको 2013 से शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य है विकास के सभी चरणों में सीखने वाले शहरों को अन्य शहरों के साथ विचारों और कलाओं को साझा करना तथा उनका भी विकास सुनिश्चित करना, जिससे जो भारत के 3 शहर हैं इनका विकास होगा और यह काफ़ी विश्व के अच्छे शहरों की सूची में शामिल हो जाएंगे। चलिए अब हम बात करेंगे अगला टॉपिक जो है टी हब द्वारा हैदराबाद में विश्व का सबसे बड़ा नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा। टी हब है क्या? टी हब नवाचार स्टार्टअप उत्प्रेरक है जिसने हैदराबाद में विश्व का सबसे बड़ा नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा नवाचार केंद्र होगा और टी हब की स्थापना 2015 में हुई थी। यह बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए हम बात करेंगे केरल स्वयं का इंटरनेट सेवा देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। केरल स्वयं का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। और बात करें, आपसे पूछ सकता है केरल के मुख्यमंत्री कौन है, क्योंकि ये न्यूज़ में भी रहे हैं। तो केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन हैं। और यह जो जिम्मेदारी सौंपी गई है इंटरनेट सेवा प्रदान करने की, केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है, दी गई है। अब हम बात करेंगे भारत की पहली कोविड रोधी नेजल वैक्सीन को DCGI की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। अब बात करते हैं नेजल वैक्सीन होती क्या है। ऐसी वैक्सीन जो नाक के रास्ते से दी जाती है, और यह भारत की पहली ऐसी वैक्सीन है जो नाक से दी जाने वाली वैक्सीन है। नाक से कोविड-19 के लिए पहली वैक्सीन है जो नाक से दी जाएगी, और इसकी आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी गई है। और इसका निर्माण भारत बायोटेक ने किया है, और इसे जो यह नेजल वैक्सीन है इसे 18 से अधिक उम्र के लोगों को दिया जाएगा। और यह वैक्सीन उन लोगों को दिया जाएगा जिससे अभी तक कोई वैक्सीन या कोई टीका नहीं लगा है, उन लोगों को यह वैक्सीन दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे बिहार में देश का सबसे बड़ा रबर डैम का उद्घाटन किया गया है। और कहाँ किया गया है? गया में किया गया है। गया को मोक्ष भूमि के नाम से भी जानते हैं। और इसका निर्माण फल्गु नदी पर किया गया है। और इस डैम का जो नाम रखा गया है, गयाजी डैम नाम रखा गया है। इसका नाम गयाजी डैम रखा गया है। अब राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 की हम बात करें तो इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। और किसने किया है? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसका उद्घाटन किया है। इसका उद्घाटन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। और इसका आयोजन किया गया था शिक्षा मंत्रालय और NCERT द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया है। और इसकी जो थीम थी इस साल की, इसकी थीम थी मानवता के लिए योग। यह प्रश्न आपसे पूछ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी पूछा हुआ है, कई एग्जाम में पूछा हुआ है। अब हम बात करते हैं भारतीय फुटबॉल महासंघ पर प्रतिबंध लगाया गया था जो हटा दिया गया है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ही काफ़ी है। हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट यह हो सकती है कि इसमें जो अंडर-17 महिला फीफा वर्ल्ड कप है, इसका आयोजन भारत में किया जा सकता है, ऐसी बातें सुनने में आ रही हैं। चलिए अब हम बात करेंगे लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर जो है बनाया जा रहा है। तो और यह क्यों बनाया जा रहा है? जो भारत की समृद्ध और विविध समुद्री विरासत है उसको दिखाने के लिए इस परिसर का गठन किया। इस परिसर को बनाया जा रहा है। और इसका जो आधारशिला इस परियोजना की रखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी है, इसकी आधारशिला रखी है। और यहाँ पे देखिए यह लिखा हुआ है, भारत में यह अपनी तरह का पहला परिसर होगा जो भारत की समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करेगा। चलिए अब हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक हमारा है
गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला औरंगाबाद पहला शहर है। औरंगाबाद गूगल से इन्वायरमेंटल इंसाइट एक्सप्लोरर डेटा प्रकाशित करने वाला पहला शहर है। गूगल के पास एक सुविधा है, एक सर्विस है कह सकते हैं, जिसका नाम है इन्वायरमेंटल इंसाइट्स एक्सप्लोरर है। और इस सुविधा का उपयोग क्यों करता है, क्यों देता है, ताकि जो उत्सर्जन करने वाले, जो कार्बन उत्सर्जन करने वाले जो भी सोर्स हैं, जो भी स्रोत हैं, उसको माप सके, उसका पता लगा सके, उसका विश्लेषण कर सके और उत्सर्जन में को कम करने के लिए रणनीति तैयार कर सके, जिससे उस शहर में प्रदूषण का लेवल कम किया जा सकता है। और यह सुविधा भारत के 4 शहरों में है, बेंगलोर, चेन्नई, पुणे और औरंगाबाद यह पहला शहर है जो इस सुविधा का उपयोग कर रहा है। जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा रही है। अब पूछ सकता है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है, तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। यह प्रश्न पूछ सकता है आपसे। और यह भारत की यात्रा पर रही, जहाँ पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जो बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच ये जो वार्ता हुई है, दिल्ली के हैदराबाद हाउस में यह द्विपक्षीय वार्ता हुई है। और इसमें टोटल 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, 7 समझौते किए गए हैं। और 7 समझौतों में एक समझौता यह भी है, जो 25 साल से कुशियारा नदी है, उसके जल बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था, उसको भी सुलझा लिया गया है। और दोनों देशों के बीच 54 नदी हैं जो बहती हैं। चलिए अब हम बात करते हैं एक जो पावर प्लांट है, जिसका नाम है मैत्री थर्मल पावर प्लांट। इसका भी उद्घाटन किया गया है। इसका अनावरण दोनों प्रधानमंत्रियों के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, मैत्री थर्मल पावर प्लांट। चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पे यह काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हो सकता है, रूपसा नदी पर रेलवे पुल का उद्घाटन किया गया है। और इससे भारत और बांग्लादेश के बीच कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी और यह एक नई रेलवे लाइन बन रही है, उसी का यह हिस्सा है। और जो रेलवे लाइन बन रही है खुलना से लेकर मोंगला पोर्ट के बीच बनाई जा रही है, उसी का यह हिस्सा है। उसी के बीच जो नदी आती है उस पर रूपसा नदी पर पुल बनाया गया है, ताकि रेलवे लाइन बन सके और जो ट्रेनों का आवागमन हो सके। जो 7 समझौते हुए उनमें से कौन कौन से समझौते हैं? पहला पानी पर हुआ है, कुशियारा नदी के जल बंटवारे को लेकर हुआ है, रेलवे के लिए हुआ है। जो बांग्लादेशी रेलकर्मी हैं, यहाँ से भारतीय जो रेलवे है उससे सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दिया जाएगा। न्यायिक क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता हुआ है। जो भी बांग्लादेश के न्यायिक अधिकारियों को भारत में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग समझौता हुआ है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में समझौता हुआ है। प्रसारण के क्षेत्र में समझौता हुआ है। जो दोनों देश के टेलीविज़न है एक दूसरे के कार्यक्रमों का प्रसारण करेंगे। 2019 के यह समझौते का ही विस्तार है। और बात करते हैं सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी समझौता हुआ है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, आपसे प्रश्न पूछ सकता है, जो साउथ एशिया में बांग्लादेश जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। सबसे अधिक व्यापार साउथ एशिया में बांग्लादेश के साथ होते हैं। जो भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय व्यापार है वह 18 अरब डॉलर का है। और यह बांग्लादेश भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। हम जिसको सबसे अधिक सामान निर्यात करते हैं उसमें चौथा स्थान आता है बांग्लादेश का। चलिए अब हम बात करेंगे अगले कुछ टॉपिक्स पे। भारत और बांग्लादेश के बीच जो संयुक्त नदी आयोग है, इसकी बैठक नई दिल्ली में हुई है। और इस बैठक में ही जो कुशियारा नदी है उस पर जो समझौता हुआ है जल बंटवारे को लेकर, यह आयोग ही है जो समझौता किया है। अब यह भी प्रश्न पूछ सकता है, त्रिपुरा में एक शहर है, एक टाउन है जिसका नाम है सबरूम टाउन। इसकी पेयजल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो फेनी नदी है उस पर जल संचयन स्थल के डिजाइन और इसे तकनीकी बुनियादी ढांचे को अंतिम रूप प्रदान दे दिया गया है। और इसका स्वागत भी किया गया दोनों देशों के द्वारा। कुशियारा नदी के बारे में पढ़ ही चुके हैं। अब जान लेते हैं कि यह कहाँ बहती है। बांग्लादेश और असम के बीच बहती है। और यह बराक है, उसकी एक ट्रिब्यूटरी है, उसकी एक शाखा है कुशियारा नदी। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि यह किसकी उपशाखा है, किसकी शाखा है, तो बराक की एक शाखा है। INS विक्रांत की अगर हम बात करते हैं, INS विक्रांत नौसेना बेड़े में इसको शामिल किया गया है। और यह भारत का पहला स्वदेशी विमान होगा जिसे स्वदेशी पोत होगा, INS विक्रांत है, जिसे नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया है। और प्रधानमंत्री जी ने इसे कहा है समुद्र में तैरता हुआ एक शहर की संज्ञा दी है इसे। और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा है, देखिए, विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है, विशिष्ट है, विक्रांत विशेष है, विक्रांत केवल युद्धपोत नहीं है, 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है हमारा विक्रांत।
चलिए अब हम बात करते हैं विक्रांत का अर्थ क्या होता है, विक्रांत के बारे में जान लेते हैं। विक्रांत का अर्थ होता है विजयी अर्थात विजयी। विक्रांत का अर्थ होता है विजयी अर्थात वीर होता है। और इस विक्रांत का निर्माण 20,000 करोड़ रुपए में किया गया है। और जो विक्रांत का फ्लाइंग डेक है इसका आकार जो है 2 फुटबॉल मैदान के जितना बड़ा है। और इसका निर्माण किया है कोचीन शिपयार्ड्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। और इसमें 76% स्वदेशी सामानों का इस्तेमाल किया गया है। अब बात करते हैं नौसेना का जो नया ध्वज है उसका भी उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसका अनावरण किया गया है। अब पहले इस जो वहाँ का झंडा था भारतीय नौसेना का, उस पर रेड सेंट जॉर्ज की क्रॉस लगी हुई थी। अब उसको हटाकर छत्रपति शिवाजी महाराज की सील लगाई गई है। और यह जो सील है यह सील अष्टकोणीय है। अष्टकोणीय निशान जो है शिवाजी के निशान से प्रेरित है जो 8 कोणों का बनाया गया है। और भारत में शिवाजी भारतीय नौसेना के जनक माने जाते हैं। और जो 8 कोण अष्टकोण बनाए गए हैं यह 8 दिशाओं को प्रतिबिंबित करता है, इंगित करता है, जिसमें भारतीय नौसेना की वैश्विक पहुंच को दर्शाता है। और इसका जो नीला बैकग्राउंड है यह प्रदर्शित करता है भारतीय नौसेना की जल शक्ति को दर्शाता है। चलिए अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। लद्दाख में तैयार होगी देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी। यह लद्दाख के हानले में इसको बनाया जाएगा, तैयार किया जाएगा। अब बात करते हैं नाइट स्काई सेंचुरी होती क्या है, पर उससे पहले जान लेते हैं यह लद्दाख के चंगथंग वन्यजीव अभयारण्य का हिस्सा है। बस इसमें आपको इतना ही जानना है, इससे अधिक जानने की ज़रूरत नहीं है। और इसका जो निर्माण किया जा रहा है इसके लिए तीन जो हैं पक्ष हैं जिनके बीच समझौता हुआ है। लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, लद्दाख प्रशासन और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के बीच समझौता हुआ है इसके विकास के लिए, इसकी स्थापना के लिए। अब बात करते हैं नाइट स्काई सेंचुरी होती क्या है। नाइट स्काई सेंचुरी वह होती है जहाँ पे हम अधिक से अधिक अंधेरा रखने का प्रयास करते हैं, अर्थात हम ध्वनि को बहुत रेगुलेट करते हैं, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं ताकि अधिक से अधिक वहाँ पे अंधेरा कर सकें, जिससे हम आकाशीय जो पिंड है, आकाशीय तारे हैं, पिंड हैं, जो भी ग्रह हैं उनके बारे में हम उनको रिसर्च कर सकें ताकि लाइट से विशेष प्रकार की दिक्कत न हो। चलिए अब हम बात करते हैं गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु जो विधेयक है संसद में पारित किया जा चुका है। अब यह गति शक्ति विश्वविद्यालय है कहाँ पे, यह जो बड़ोदरा में स्थित है, जो राष्ट्रीय रेल और जो परिवहन संस्थान था जिसका नाम था राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान, जो बड़ोदरा गुजरात में था, इसी का नाम बदल कर किया जाएगा गति शक्ति विश्वविद्यालय किया जाएगा। और पहले यह विश्वविद्यालय जो बड़ोदरा में था इसका केवल था इस संबंध था राष्ट्रीय रेल जो रेल से संबंधित संस्थान थे, लेकिन अब इस विश्वविद्यालय को पूरे परिवहन क्षेत्र के अंतर्गत लाया जाएगा। जितने भी परिवहन क्षेत्र के हैं उन सभी से चाहे वो रेल हो, बस हो, मेट्रो हो, कोई भी हो, इन सब से संबंधित होगा जो गति शक्ति विश्वविद्यालय। और इसके लिए जो भारत सरकार है अमेरिका के MIT के साथ समझौता भी कर चुकी है, करार कर चुकी है। अब जानते हैं भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ पे है। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित होने जा रहा है या खोला जा रहा है। और यह विश्वविद्यालय बनने के पश्चात भारत विश्व का तीसरा ऐसा देश होगा जिसके पास वन विश्वविद्यालय हैं। पहले 2 देश कौन कौन से हैं, रूस और चीन के पास वन विश्वविद्यालय हैं। इसके अलावा तीसरा देश होगा भारत। बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिएगा। एक चीज़ आप इसमें देख सकते हैं कि इसको देखना हो तो जो वानिकी कॉलेज और अनुसंधान संस्थान था उसी को विस्तारित करके वन विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। अब हम बात करेंगे विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक जो होगा पश्चिम बंगाल में होगा। पश्चिम बंगाल में। और बात करें यहाँ पे एक वैदिक तारामंडल का मंदिर भी बनेगा जिसका निर्माण करेंगे या जो होगा मुख्यालय होगा इस्कॉन का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। यह इसके मुख्यालय के रूप में काम करेगा। और जो दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद भी होगा इसका निर्माण भी यहीं पर किया जाएगा। और इसका निर्माण बंगाल के मायापुर में नादिया जिले में निर्माणाधीन है, वहाँ पे इसका निर्माण किया जा रहा है। अब हम बात करें जो कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर है,
अंकोर वाट मंदिर है 400 एकड़ में सबसे बड़े मंदिर का जो मंदिर का परिसर है उसकी जगह लेगा। बनने के पश्चात विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक बन जाएगा। और वैदिक तारामंडल का जो मंदिर है, इस्कॉन के जो संस्थापक हैं श्रील प्रभु हैं, उनकी यह कल्पना है। अब हम बात करते हैं दार्जिलिंग में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर का दर्जा दिया गया है और यह देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है इसको। और इसके लिए जो बैठक हुई है, जो चिड़ियाघर निदेशकों की बैठक हुई है 2022 में भुवनेश्वर में हुई है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि जो चिड़ियाघर के जो निदेशक हैं इनका सम्मेलन या इनकी बैठक कहाँ हुई थी, तो भुवनेश्वर में हुई थी। अब हम बात करेंगे जो अगला टॉपिक है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। अगला टॉपिक तमिलनाडु में 5वां हाथी रिजर्व, और यह तमिलनाडु का 5वां हाथी रिजर्व है जो अगस्त्यामलाई जो है वहाँ पे अधिसूचना की घोषणा की गई है। अब हम बात करते हैं, और साथ ही साथ यह देश का 42वां हाथी रिजर्व होगा और के तमिलनाडु का होगा 5वां और देश का होगा 32वां। चलिए, इसके अलावा इसमें कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है और यह अगस्त्यामलाई क्षेत्र में है। चलिए अब हम बात करते हैं अगला टॉपिक जो है नौरोजी के लंदन स्थित घर को ब्लू फ्लैग सम्मान का दर्जा दिया गया है। और नौरोजी जो दादा भाई नौरोजी हैं जो ब्रिटेन के पहले भारतीय सांसद हैं और इनका घर जो लंदन में है उसको ब्लू फ्लैग सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसको हिंदी में नीली पट्टिका भी कहते हैं, इससे सम्मानित किया गया है। अब हम बात करते हैं, यह लंदन के ऐतिहासिक इमारतों को दिया जाने वाला सम्मान है। जो लंदन में जो इमारत हैं, जो ऐतिहासिक इमारत हैं, उनको यह सम्मान दिया जाता है। और दादा भाई नौरोजी को भारतीय राजनीति का पितामह ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारतीय राजनीति के पितामह कहे जाते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। कई बार एग्जाम में प्रश्न यह पूछा हुआ है, कई एग्जामों में पूछा हुआ है। और आपसे यह प्रश्न पूछ सकता है कि दादा भाई नौरोजी पहली बार इंग्लैंड कब गए थे, नहीं कुल कितनी बार इंग्लैंड गए थे, तो कुल 7 बार इंग्लैंड जा चुके हैं दादा भाई नौरोजी। चलिए अब हम बात करेंगे उच्च शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग की। अखिल भारतीय रैंकिंग हुई है 2022 की और इस रैंकिंग को जारी किए हैं जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जारी किया है इसको। अब इसमें हम बात करते हैं ओवरऑल श्रेणी में जो है सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया, शीर्ष स्थान IIT मद्रास को दिया गया है। अब यूनिवर्सिटी जो वर्ग है, श्रेणी है, उसमें जो दिया गया है जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है बेंगलुरु में स्थित है उसको दिया गया है। अगर हम कॉलेज के लेवल की हम बात करें तो सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है मिरांडा हाउस जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंधित है। अब हम बात करेंगे इंजीनियर श्रेणी में जो सर्वश्रेष्ठ संस्थान का दर्जा जिसको दिया गया है वो है इंजीनियरिंग श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जो इंजीनियरिंग कॉलेज का दर्जा दिया गया है IIT मद्रास को दिया गया है। और फार्मेसी वर्ग में यह दिया गया है जामिया हमदर्द जो कि नई दिल्ली में है, पहले स्थान पर है। मैनेजमेंट श्रेणी में यह जो है पहला स्थान दिया गया है, अहमदाबाद को पहला स्थान दिया गया है। और वास्तुकला के क्षेत्र में की श्रेणी में हम बात करें तो पहला स्थान दिया गया है IIT रुड़की को पहला स्थान दिया गया है। और विधि संस्थान है इस श्रेणी में अगर हम बात करते हैं तो पहला स्थान दिया गया है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु में जो है उसको दिया गया है। और मेडिकल संस्थानों में पहला स्थान जो दिया गया है जो एम्स है दिल्ली का उसको दिया गया है। चलिए, और दंत चिकित्सा के क्षेत्र में हम बात करें तो पहला स्थान दिया गया है जो सविता इंस्टीट्यूट चेन्नई का है उसको दिया गया है। और अनुसंधान के क्षेत्र में पहला स्थान दिया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को प्रदान किया गया है। चलिए हम बात करते हैं, भारत में कुल जो है रामसर स्थल है 75 हो गए हैं और इस वर्ष 2022 में 28 रामसर स्थलों को इसमें शामिल किया, वेटलैंड्स को इस सूची में शामिल किया गया है। 28 स्थल, इतना तो आप याद नहीं कर पाएंगे, जो इम्पोर्टेंट है उसको याद कर लीजिएगा, खासकर जिससे स्टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसको आप याद कर लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको हम देखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम बात करेंगे उसमें से जो पहला है खिजादिया पक्षी अभयारण्य जो है इसको रामसर स्थल में शामिल किया गया 2022 में, जो कि कहाँ पे है, जो कि गुजरात में है। और साथ में हम बात करें और यह गुजरात का पहला है, यह गुजरात का पहला जो है रामसर स्थल है। और हम बात करते हैं, एक है बखिरा वन्यजीव अभयारण्य जो कि उत्तर प्रदेश का है, बखिरा वन्यजीव अभयारण्य। हम बात करते हैं नए रामसर स्थल जो जोड़े गए हैं उनमें हम बात करें नंदा झील की। नंदा झील जो है यह है गोवा में है, नंदा झील गोवा में है,
क्योंकि वह गोवा की इकलौती रामसर साइट्स है, इसलिए आपसे पूछ सकता है नंदा झील कहाँ पे है, तो गोवा में है। बाकी हर स्टेट में एक से अधिक है, तो इसको याद करना तो मुश्किल है, लेकिन जिस स्टेट का एग्जाम देने जाए आप उसको याद कर लें। अब हम बात करते हैं कि कुछ इसके बारे में फैक्ट्स हैं, उसको देखते हैं कि क्या क्या फैक्ट्स हैं। हम बात करते हैं रामसर संधि के बारे में। तो रामसर संधि जो हुई है, भारत ने इस पर 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किया था। और हम बात करें रामसर स्थल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो भारत का पहला रामसर स्थल जो है उड़ीसा की चिल्का झील है, और चिल्का झील के साथ साथ केवलादेव जो पक्षी अभयारण्य है जो राजस्थान में है उसको भी बनाया गया था, इसी के साथ घोषित किया गया था रामसर स्थल। भारत में कुल 75 रामसर स्थल हैं, 75 रामसर स्थल हैं। और जो हिमाचल प्रदेश का रेणुका आर्द्रभूमि है, भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है। हम बात करते हैं पूरे विश्व में विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को, क्योंकि 2 फरवरी को ही जो यह संधि हुई थी ईरान के रामसर में हुई थी, इसलिए इसे रामसर संधि के नाम से जानते हैं। और इस संधि को 2 फरवरी को साइन किया गया था, इसलिए 2 फरवरी को ही विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाते हैं। और जो दुनिया की पहली रामसर साइट्स है ऑस्ट्रेलिया में है, कोबोर्ग प्रायद्वीप है। उसके बाद हम बात करते हैं अगर भारत में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल कहाँ पे हैं, तो सबसे ज़्यादा रामसर स्थल तमिलनाडु में है 14, उसके बाद से दूसरे स्थान पे आता है उत्तर प्रदेश जो कि 10 हैं। इस साल 2022 में जो रामसर स्थलों की श्रेणी में जो दर्जा दिया गया है सबसे अधिक उसमें है जो तमिलनाडु के ही हैं, इससे पहले जो उत्तर प्रदेश था पहले स्थान पे था। रामसर कन्वेंशन क्या है हम बात कर चुके हैं इसकी। 1971 में रामसर कन्वेंशन क्या है इसकी हम बात कर चुके थे कि 1971 में इसको यूनेस्को द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संधि है। उसमें वेटलैंड को सम्मिलित किया जाता है, उन सभी वेटलैंड को सम्मिलित किया जाता है जो पर्यावरण की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। रामसर ईरान में स्थित वह स्थान है जहाँ पे इस संधि पर हस्ताक्षर किया गया था, इसलिए इसे रामसर साइट्स के नाम से भी जानते हैं, रामसर संधि के नाम से भी इसको जानते हैं। और रामसर साइट्स की जो है सबसे अधिक संख्या यूनाइटेड किंगडम में है, यूके में है, 175 है। और जो हम बात करते हैं सबसे बड़ा रामसर स्थल जो है वह है पेंटानल जो कि 3 देशों में फैला हुआ है, बोलीविया, ब्राज़ील और पराग्वे में फैला हुआ है। चलिए हम बात करते हैं आर्द्रभूमि के बारे में। आर्द्रभूमि क्या है इसको देख लेते हैं। आर्द्रभूमि जो दलदली क्षेत्र है, नदियां हैं, झीलें हैं, डेल्टा है, बाढ़ के मैदान है, चावल के खेत हैं, समुद्री क्षेत्र है, तालाब हैं, जलाशय हैं आदि शामिल हैं, उन्हें आर्द्रभूमि कहा जाता है। इन सभी को हम आर्द्रभूमि कहते हैं। और यह जल और स्थल के बीच का संक्रमण क्षेत्र होता है जिनको हम आर्द्रभूमि की संख्या देते हैं। चलिए उसके बाद से हम बात करते हैं कुछ और भी बातें हैं आर्द्रभूमि के बारे में जो यूपीएससी में भी इससे क्वेश्चन पूछ चुका है। ये जो टॉपिक है, ये जो पॉइंट है, इससे यूपीएससी में भी प्रश्न पूछ चुका है। आर्द्रभूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2012-13 से राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया था। इसके तहत भारत में आर्द्रभूमि का संरक्षण किया जाता है। और यह कब से शुरू किया गया है? 2012-13 से यह शुरू किया गया है। चलिए अब हम बात करेंगे नए टॉपिक की। नया टॉपिक क्या है? भारत की 15वीं राष्ट्रपति जो हैं द्रौपदी मुर्मू बनी हैं। और द्रौपदी मुर्मू को 64% वोट मिले हैं। और जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा, उनको 36% वोट मिले थे। और इनको जो शपथ दिलाई थी, जो मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना थे, उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई है। आप सभी जानते होंगे कि राष्ट्रपति पद की शपथ सीजीआई ही दिलाते हैं, तो इन्होंने दिलाया था। और हम बात करें जो हैं द्रौपदी मुर्मू जी हैं, यह देश की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं। और साथ ही साथ यह भारत की पहली ऐसी राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ है। चलिए अब हम बात करते हैं। और यह जो है मयूरभंज ज़िले हैं जो कि उड़ीसा में पड़ता है। वहाँ से पार्षद भी पहली बार पहली बार इन्होंने पार्षद का चुनाव लड़ा और पार्षद बनी वहाँ से। और साथ ही साथ जो रायपुर विधानसभा है उड़ीसा की, वहाँ से 2 बार विधायक भी रही हैं। और मुर्मू झारखंड के राज्यपाल के रूप में भी अपनी सेवाएँ दे चुकी हैं। झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। और जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इनका संबंध जो है संथाल जो जनजाति है उससे इनका संबंध है, उस समूह से ये आती हैं।
हैं। जगदीप धनखड़ की हम बात करें तो भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। हम बात करते हैं इसमें जो दो उम्मीदवार थे जो इनके विपक्ष में खड़े थे उम्मीदवार, उनका नाम था मार्गरेट अल्वा, और मार्गरेट अल्वा को 182 वोट मिले थे। और बात करें हम जगदीप धनखड़ की तो इनको 528 वोट मिले थे, अर्थात 74% वोट इनको मिले थे, बाकी वोट मिले थे मार्गरेट अल्वा को मिले थे जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे। और जगदीश धनखड़ हैं इसमें जीत जाते हैं और भारत के 14वें उपराष्ट्रपति होते हैं। और इनका संबंध है राजस्थान के झुंझुनू जिले से संबंधित है या वहाँ के रहने वाले हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक जो है इस पर बैन लगा दिया गया है, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कब से प्रतिबंध लगाया गया है? यह 1 जुलाई से लगाया गया है। इस पर प्रतिबंध 1 जुलाई 2022 से। और किसने लगाया है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यह प्रतिबंध लगाया गया है। चलिए अब हम बात करते हैं केंद्र सरकार का जो नया नियामक उसकी बात कर रहे हैं जिसका नाम है परख। और इसका फुल फॉर्म हम देखते हैं तो क्या है? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। और इसका उद्देश्य जो है यह एनसीईआरटी के घटक के रूप में काम करेगा, एक इकाई के रूप में काम करेगा। और इसका उद्देश्य है जो हम रट के शिक्षा ग्रहण करते हैं उसको समाप्त करना और एक समझ के साथ शिक्षा ग्रहण करना ही इसका उद्देश्य है। और बिहार के एक नया टॉपिक जो है, बिहार के मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है। और जीआई टैग जो मिथिला मखाना है कहाँ का जीआई टैग है? बिहार का है। और इसको किस नाम से पंजीकृत किया गया है? तो मिथिलांचल मखाना उत्पादक संघ के नाम से इसको पंजीकृत किया गया है। चलिए अब हम बात करेंगे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022 की। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022 की हम बात करें अगर इसमें, तो इसको नीति आयोग ने जारी किया है। यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि इसे किसने जारी किया है? तो नीति आयोग ने इसे जारी किया है। और इसमें हम बात करें जो अपनी श्रेणी में अभी हम देखेंगे कि सर्वश्रेष्ठ स्थान किसको किसको दिया है, टॉप पे कौन कौन हैं। तो टॉप पे हैं कर्नाटक है, मणिपुर है और चंडीगढ़ है। चलिए हम देखते हैं, बाकी आपको इसमें जो बीच की चीज़ें इसमें से कुछ भी नहीं पढ़ना है क्योंकि आपसे पूछेगा नहीं। जो प्रमुख राज्य हैं, इंपॉर्टेंट राज्य हैं, उस श्रेणी में हम बात करें तो पहला स्थान कर्नाटका का है। पूर्वोत्तर के राज्य हैं या पहाड़ी राज्य हैं उनमें पहला स्थान मणिपुर का है। और हम बात करें जो केंद्र शासित प्रदेश हैं या शहर राज्य हैं उनमें जो पहला स्थान है चंडीगढ़ का है। अगर आप किसी स्टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उस स्टेट के बारे में रैंकिंग देख लेंगे। जैसे हम बात करें अगर आप यूपी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो यूपी का स्थान इसमें से हो गया 7वां स्थान है जिसका स्कोर है 14.22 है। ऐसे ही आप जिस स्टेट का एग्ज़ाम देने जाए उस स्टेट का स्कोर देख लें, उसकी रैंकिंग देख लें। तो उत्तर प्रदेश की रैंकिंग जो है 7वीं रैंकिंग है इसमें। चलिए अब हम बात करते हैं अब यह जो है यह इंडेक्स लाया क्यों जाता है? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, इसके पीछे इसको लाने का उद्देश्य क्या है, वजह क्या है? तो इसको लाने की वजह है यह जितने भी राज्य हैं भारत के या केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है और नवाचार को प्रदर्शित करने के लिए यह एक रैंक प्रदान किया जाता है कि किसने किसको कितना बढ़ावा दिया है, कितने नवाचार को बढ़ावा दिया है, उसके लिए रैंक प्रदान किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश और जो असम के बीच सीमा विवाद समझौता हुआ है। इसमें सीमा विवाद जो समझौता हुआ है काफ़ी दिनों से चल रहा था, इसको सुलझा लिया गया है। और इसके लिए जो बैठक हुई थी वहाँ वो हुई थी नामसाई में हुई थी, इसलिए इसे नामसाई घोषणा पत्र भी कहते हैं। या द्विपक्षीय है क्योंकि एक पक्ष इसमें अरुणाचल प्रदेश है और दूसरा है असम सरकार है। और इसमें आपसे यही पूछ सकता है कि दोनों के मुख्यमंत्री कौन है कि जिनके बीच यह समझौता हुआ है। तो यह समझौता हुआ है अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं और उत्तर प्रदेश के और इसमें असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा है जो असम के मुख्यमंत्री हैं। चलिए अब हम बात करते हैं जो केंद्र सरकार ने ध्वज संहिता में बदलाव किया है। अब इसमें पहले कुछ कंडीशन थी उसको बदल के कुछ नई कंडीशन को लागू किया है। अब इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं देखते हैं इसको। तो अब तिरंगे को दिन और रात दोनों समय फहराया जा सकता है। साथ ही साथ मशीन और पॉलिस्टर से बने हुए ध्वजों का भी उपयोग किया जा सकता है।
पहले था कि क्या बोलते हैं, शाम के बाद जो सूर्यास्त होता है 5 बजे के बाद आप झंडे को उतार देंगे, लेकिन अब इसको समाप्त कर दिया गया है। और पहले केवल जो पॉलिस्टर से बने या मशीन से बने हुए जो तिरंगे होते थे उसको फहराने की परमिशन नहीं थी, लेकिन अब उसको भी फहराने की परमिशन दिया जा चुका है। अब हम बात करते हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, चलिए इसमें कुछ और भी बदलाव किए गए हैं। क्या क्या बदलाव है देखते हैं इसको। जो ध्वज है, जो हमारा तिरंगा है, अगर इसको हम खुले में प्रदर्शित किया जाता है या खुले में फहराते हैं तो किसी नागरिक के घर पर फहराया जाता है तो पहले तिरंगे को सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक फहराने की अनुमति थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप 24 घंटे कभी भी फहरा सकते हैं। साथ ही साथ जो है राष्ट्रीय ध्वज जो है इसको हाथ से काटा या हाथ से बुना हुआ या मशीन से काटा या बुना हुआ या किसी भी चीज़ का, कपास का, पॉलिस्टर का, ऊन का, रेशमी, खादी, किसी भी चीज़ का बना हुआ हो सकता है। इस पर जो भी प्रतिबंध थे सब के सब हटा दिए गए हैं। चलिए यही बात यहाँ भी लिखी हुई है, इन सभी चीज़ों को हटा दिया गया है। चलिए अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश वह सॉरी ये ले नहीं रहा, एक मिनट। हिमाचल प्रदेश वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी सपोर्ट सिस्टम से लैस किया है हिमाचल प्रदेश ने। तो चलिए हम देखते हैं। हिमाचल प्रदेश ने वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है। भारत का पहला राज्य है जिसने जितने भी वाणिज्यिक वाहन हैं उनको इमरजेंसी सपोर्ट सिस्टम से जोड़ा है। और इसके तहत जो हम बात करेंगे क्या क्या किया गया है कि पैनिक बटन लगाया गया है सभी वाणिज्यिक वाहनों में, ताकि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कि अगर कोई इमरजेंसी ऐसी आती है तो पैनिक बटन को दबा के विभिन्न प्रकार की सहायताएं प्रदान की जा सकती है। जैसे पुलिस सहायता उनको तुरंत प्रदान की जाएगी कोई समस्या होने पर। हम बात करें, पूछ सकता है आपसे कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है हिमाचल प्रदेश के, तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर हैं। चलिए अब हम बात करेंगे गुजरात सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले उत्पादन नीति की घोषणा करने वाला पहला राज्य बन चुका है। हम बात करते हैं जो डिस्प्ले नीति है, इनकी डिस्प्ले नीति है, जो डिस्प्ले नीति है, जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, इन्होंने इसका अनावरण किया था सेमीकंडक्टर नीति का। और यह जो 2022 से लेकर 2027 तक लागू रहेगी। और इस नीति को लागू करने के लिए अहमदाबाद के पास एक धोलेरा सिलिकॉन सिटी की स्थापना किया जाएगा, जो 200 एकड़ में होगा, जो 200 एकड़ में बनाया जाएगा। अब बस इसमें इतना ही। दिल्ली स्थित अनंगताल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। दिल्ली स्थित अनंगताल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। देखते हैं इसमें क्या क्या है। अनंगताल को स्मारक घोषित किया गया है। और यह जो है अनंगताल है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में है, जो कुतुब मीनार है उसी के पास यह स्थित है और इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जा चुका है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मेहरौली स्थित इस ताल का निर्माण तोमर राजा जो अनंगपाल द्वितीय ने कराया था 1060 ईस्वी में कराया था। और बात करते हैं दिल्ली की स्थापना और इसे बसाने के लिए अनंगताल जो तोमर राजा अनंगपाल द्वितीय हैं, इनको जाना जाता है। बात करते हैं जो अनंगपाल ने वर्तमान जो दिल्ली है इसको बसाया और इसका नाम ढिल्लिकापुरी रखा। और इसका जो उल्लेख मिलता है, इसकी जो पुष्टि होती है, जो चाहमान नरेश हैं, सोमेश्वर हैं, इनके बिजोलिया अभिलेख से इसकी पुष्टि होती है। चलिए अब हम बात करते हैं बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल जिला घोषित किया जा चुका है। बुरहानपुर हर घर जिला जल चल नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। बुरहानपुर हर घर जल जिला घोषित किया जा चुका है। और बुरहानपुर हम बात करें तो यह मध्य प्रदेश का एक ज़िला है जिसको हर घर जल जिला प्रमाण पत्र जारी मिला है। और यह देश का, और हम बात करें तो यह देश का पहला ऐसा ज़िला है जिसको यह प्रमाण पत्र मिला है। यह पहला ऐसा ज़िला है। और यह प्रमाण पत्र और इसकी पुष्टि किसने की थी? केंद्रीय जल मंत्री जो गजेंद्र सिंह शेखावत है, उन्होंने इसकी पुष्टि की थी। और गांव के सभी लोगों को इसके तहत जो नल के माध्यम से सुरक्षित और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया गया। और यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी इसमें छूटा नहीं है, और उसके पश्चात इसको प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। देश का पहला ऐसा जिला होने का जिसने हर घर जल अभियान के तहत
कोई भी ऐसा घर नहीं है जो इससे छूटा हुआ हो। चलिए इसमें बस इतना ही। अब हम बात करेंगे देश की सबसे लंबी जो मालगाड़ी है इसका सफल जो परिचालन किया गया है और इसका नाम है सुपर वासुकी नाम दिया गया है। और यह देश की सबसे लंबी रेलगाड़ी है जो कि 3.5 किलोमीटर है और इसका परिचालन किया गया है साउथ ईस्टर्न रेलवे सेंट्रल रेलवे की तरफ से किया गया है। इसमें 6 इंजन लगे हुए हैं और टोटल दूरी इसकी लंबाई है 3.5 किलोमीटर है। और छत्तीसगढ़ से कोरबा और नागपुर के राजनांदगांव के बीच इसका परिचालन किया गया, इसकी सफल परिचालन किया गया। और हम बात करें इसका नामकरण, जो नामकरण किया गया है वासुकी क्यों किया गया है, तो वासुकी जो बात करें हिंदू नागों के देवता जो है वासुकी के नाम पर इस ट्रेन का नाम वासुकी रखा गया है। और जो हम वासुकी उसी सांप को कहते हैं जो भगवान शिव के गले में लपेटा हुआ है, उसी को हम कहते हैं भगवान जो वासुकी सर्प सांप के नाम से जानते हैं। चलिए हम बात करते हैं मंडला देश का पहला ऐसा जिला है, मंडला देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है जो कि देश का पहला है। और बात करते हैं यह मंडला जिला है कहाँ, मंडला जिला है एमपी में पड़ता है। हम बात करें कार्यात्मक रूप से साक्षर की बात करें तो यह क्या होते हैं, किसे कहते हैं कार्यात्मक रूप से साक्षर होना, तो हम कार्यात्मक रूप से साक्षर उसे बोलते हैं जो अपने काम के भर के जितना उनको काम है उतना पढ़ना लिखना जानते हो। जैसे अपना साइन करना जानते हो, जहाँ बैंक में जाए, किसी ऐसी जगह पे जाए, खाता खुलवाने जाए, कुछ काम हो, कुछ सुविधा लेना चाहे तो अपना साइन कर सकें और पैसा रुपया दिया जाए तो उसको गिन सकें, उनकी काउंटिंग कर सकें, उन्हें ही हम कहते हैं कार्यात्मक रूप से साक्षर होना। अब बात करते हैं मंकी पॉक्स की जांच के लिए पहला स्वदेशी किट लॉन्च किया गया है और यह पहला स्वदेशी किट है RT-PCR किट आंध्र प्रदेश के मेडटेक जोन द्वारा लॉन्च किया गया है। हम बात करते हैं यह जो इसका निर्माण किया गया है, इसका निर्माण ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और जो इसे लॉन्च किया है अजय कुमार सूद ने, जो कि भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। हम बात करते हैं अब मंकी पॉक्स की वजह से दुनिया में सबसे अधिक मौतें जो हुई हैं अफ्रीका में हुई हैं मंकी पॉक्स के कारण। चलिए अब हम बात करेंगे, चल नहीं रहा, सॉरी एक मिनट। हम बात करें भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद मंकी पॉक्स के रोगियों के संपर्क में आए लोगों के एंटीबॉडी की उपस्थिति की जांच करने के लिए सीरो सर्वेक्षण कर सकता है और यह ICMR कर सकता है। देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को लॉन्च किया गया है और इसका जो हम बात करते हैं इसको विकसित किया है CSIR ने, इसको विकसित किया है और इसको लॉन्च किया गया है, पुणे में लॉन्च किया गया है। आपसे पूछ सकता है इसको कहाँ लॉन्च किया गया है, पुणे में लॉन्च किया गया है। और यह फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पर आधारित है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं को मिलाकर बिजली पैदा की जाएगी जिससे एनर्जी जनरेट होगी और यह बस चलेगी। चलिए अब हम बात करेंगे अपना जो अगला टॉपिक है गोवा 100% जो है गोवा 100% हम बात करते हैं हर घर प्रमाण प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है जिसने पूरे राज्य के एक घरों में नल से जल की सप्लाई किया है। अब बात करते हैं बस इसमें इतना ही, गोवा पहला ऐसा राज्य है जिसने हम बात करते हैं अब जल जीवन मिशन क्या है। जल जीवन मिशन के तहत इसको क्या बोलते हैं, इस सुविधा को प्रदान किया जा रहा है। जल जीवन मिशन की शुरुआत 2019 में की गई थी, 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी और इसका लक्ष्य है 2025 तक सभी को, देश के सभी ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ जल, सुरक्षित जल या शुद्ध जल मुहैया कराना नल के माध्यम से। लेकिन हम बात करें दादरा नगर हवेली और दमन और दीव को, जो पहले ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिन्होंने यह प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, हर घर जल प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। अब हम बात करते हैं जो भारत का पहला 3D मुद्रित जो डाकघर है, इसका निर्माण किया जा रहा है और इसका निर्माण बेंगलुरु में किया जा रहा है, कर्नाटक के बेंगलुरु में किया जा रहा है। और हम बात करते हैं इसको, यह भारत में अपनी तरह का पहला जो डाकघर होगा जो 3D होगा। अब इसका जो निर्माण करेगी, इसका निर्माण लार्सन और टुब्रो इसका निर्माण करेगी, इस ऑफिस का निर्माण करेगी और यह IIT मद्रास के सहयोग से इसका निर्माण लार्सन एंड टुब्रो करेगी। चलिए हम बात करते हैं भारत का पहला भूकंप संग्रहालय गुजरात में खोला गया है। गुजरात में हम बात करते हैं इस संग्रहालय को गुजरात के भुज में, कहाँ पे, गुजरात के भुज में। आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है भारत का पहला भूकंप संग्रहालय कहाँ पर है, तो गुजरात के भुज में है।
अब यह बात करते हैं इसको खोल, और इसका नाम दिया गया है स्मृति वन नाम दिया गया है। और यह क्यों खोला गया है, इसकी स्थापना क्यों की जा रही है, जो कि 2001 में जो प्रचंड भूकंप आया था जिसमें 12,000 लोगों की जान गई थी, मौतें हुई थी। और यह इसका जो भूकंप का केंद्र था भूज ही था, इसलिए इसको भूज में बनाया जा रहा है ताकि उन लोगों की यादों को ताज़ा किया जा सके, उनको वह दृश्य दिखाया जा सके जिससे भूकंप में त्रासदी हुई थी। यहाँ पे यह भूकंप सेल्युलेटर भी लगा हुआ है जो आगंतुकों को भूकंप के झटके का जो वास्तविक अनुभव की भूकंप कैसे आते हैं उस झटके को अनुभव कर सकते हैं। इसके लिए भूकंप सिम्युलेटर जो बनाया गया वहाँ पे यहाँ पे लगाया गया है। चलिए अब हम बात करेंगे। अब यहाँ पे जो यह संग्रहालय जो है, इसमें भूकंप के अलावा जो विभिन्न प्रकार की आपदाएं आती हैं, उसके लिए भी जो भविष्य में जो तैयारियां हैं उनके बारे में जानकारी प्रदान करेगी, कैसे हम इससे निजात पा सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, कैसे हम नुकसान को कम कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बाकी हम कवर करेंगे अपने अगले वीडियो में।